वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स आउटलाइन दिस। Circulatory system, also called cardiovascular system. It is a vital organ system that delivers essential nutrients such as amino acids and electrolytes, oxygen, carbon dioxide, hormones, and blood cells to and from the cells in the body to provide nourishment and help in fighting diseases, stabilize temperature and pH, and maintain homeostasis. यानी हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन हैं, हार्मोन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, इन सबको पहुंचाने के लिए ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सकें, अपना पीएच मेंटेन रख सकें, टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर सकें और हमारी पूरी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसमें रख सकें। इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी है। ऑल्सो कॉमनली नोन एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ द हार्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड पंप, blood vessels that distribute blood throughout the body and the blood itself for transportation of different substances. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेंट्रलाइज्ड पंप की तरह काम करता है वो है हमारा हार्ट, जो कि पंप करता है ब्लड को, और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू सेल्स। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स ले जाता है, और बदले में वहाँ से जब आता है तो अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट ले आता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। These roadways travel in one direction only to keep things going where they should. यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लो होता है ये वन वे होता है। आर्टरीज एक तरफ से खून ले जाती हैं, दूसरी तरफ से वेन्स खून को लाती हैं, यानी वन वे मूवमेंट होता है ब्लड का। मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज whilst simultaneously removing carbon dioxide produced by metabolism. यानी जो मेन काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हमारे बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहाँ मेटाबॉलिज्म के बाद जो CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस लेके आना। ऑक्सीजन इज बाउंड टू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन डेट आर ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके सरफेस पे एक कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, उस पर ऑक्सीजन बाइंड करता है और उस तरह से ही वो ट्रेवल करता है हमारे ब्लड में। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ब्लड हैज़ two components, a systemic circulation and a pulmonary circulation. Systemic circulation और pulmonary circulation क्या होते हैं उनको हम आगे जानेंगे। Cardiovascular system comprises, cardiovascular system अपने में इंक्लूड करता है ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, यानी ये तीन से मिलकर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है, ब्लड से, हार्ट से और ब्लड वेसल से। द lymph nodes and lymph vessels form the lymphatic system which returns filtered blood plasma from the interstitial fluid between cells as lymph. यानी एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स से मिलकर बनता है, जो कि फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा को लेकर आता है एज लिम्फ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमंस आर क्लोज्ड। हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये क्लोज्ड है, यानी बॉडी के अंदर है पूरी तरह से, और कवर्ड होता है, ओपन फ्लो नहीं होता है हमारे ब्लड का, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर होता है। मीनिंग दैट द ब्लड नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बट द लिम्फेटिक सिस्टम इज ओपन। पर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ओपन होता है, उसमें ओपन सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 4 मेन पार्ट से मिलकर पूरा होता है, जो हैं हार्ट अबाउट द साइज ऑफ 2 अडल्ट हैंड्स, 2 हाथों के बराबर साइज का एक ऑर्गन होता है। द हार्ट रेस्ट नियर द सेंटर ऑफ द चेस्ट के सेंटर में इसकी लोकेशन होती है। थैंक्स टू कंसिस्टेंट पंपिंग द हार्ट कीप्स द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग एट ऑल टाइम्स। हमारा हार्ट हर वक्त खून को पंप करता रहता है और इसी वजह से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कंटिन्यूसली बना रहता है। इसके बाद जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेयर इट नीड्स टू गो। यानी हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे टिश्यूज़ तक ले जाने का काम जो है वो आर्टरीज करती हैं, और जब वो ब्लड हमारे टिश्यूज़ में चला जाता है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था मेटाबॉलिज्म के बाद जो बना था वो डिसॉल्व हो जाता है, तो वापस लाने का जो काम करते हैं वो है हमारे शरीर में वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वेयर इट इज डायरेक्टेड टू द लंग्स टू रिसीव ऑक्सीजन। इसके बाद जो पार्ट है वो है ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया ऑफ नियरली एवरीथिंग विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स पहुंचाने हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन मीडिया का काम कौन करता है, वो है ब्लड, क्योंकि ब्लड में घुलकर ही चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है हमारी बॉडी में। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एंटीबॉडीज एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्थी। तो इन 4 मेन चीज़ों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा होता है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड। There are 3 different types of circulation that occur regularly in our body. हमारी बॉडी में 3 तरह के सर्कुलेशन लगातार हो रहे होते हैं। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस पार्ट ऑफ द साइकिल कैरीज ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। यानी ये वो सर्कुलेशन है जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, यानी ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, यानी CO2 उसमें आ चुका है, ऐसे खून को दिल से दूर
जो सर्कुलेशन ले जाता है उसे कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड को दिल से दूर ले जाता है, कहाँ, लंग्स के पास, ताकि वो उसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ कर सकें। एंड बैक टू द हार्ट, और फिर जब लंग्स उसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ कर देते हैं तो वापस से पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑक्सीजन रिच ब्लड को वापस से दिल में ले आता है। इसके बाद दूसरा सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिस इज द पार्ट दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे दिल से पंप होने के बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके बाद है कोरोनरी सर्कुलेशन। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रोवाइड्स द हार्ट विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो इट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। कोरोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो हमारे दिल को, हमारा दिल भी तो एक ऑर्गन ही है जो कि पंप कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। तो हमारे दिल को जो ब्लड सप्लाई करवाता है सर्कुलेशन सिस्टम वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये 3 तरह के मेन सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द हार्ट एंड वेल्व्स थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम लगातार इसलिए काम कर पाता है क्योंकि हमारा दिल कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट प्रेशर देता रहता है पंपिंग से, और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो मौजूद अलग अलग वेल्व्स हैं वो इस प्रेशर को बना के रखते हैं। दिस प्रेशर एंश्योर्स दैट वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट एंड आर्टरीज ट्रांसपोर्ट इट अवे फ्रॉम द हार्ट। और इस कांस्टेंट प्रेशर से जो बिल्डअप होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये एंश्योर करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा बॉडी पार्ट से दूर दिल में लाया जाएगा, और जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाएंगी। कंबाइंड विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स टू फाइट ऑफ डिसीज। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो हमारी वेसल्स हैं वो होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड जो सर्कुलेशन का पार्ट है वो, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर हमारे शरीर में फाइट ऑफ करते हैं डिसीजेज से। हेल्प्स द बॉडी मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड द राइट केमिकल बैलेंस टू प्रोवाइड द बॉडीज होम्योस्टेसिस और स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल इट्स सिस्टम। यानी हमारे शरीर में एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहे, ये काम इंश्योर करते हैं हमारे दोनों सिस्टम मिलकर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे हार्ट से निकलकर पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स में, वहाँ पर हमारे लंग्स ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड से CO2 को निकालते हैं और ऑक्सीजन को इन्फ्यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, फिर पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को वापस से हमारे हार्ट में लाती है। तो ये जो ऊपर का लूप बना है सर्कुलेशन का, इसे कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी हमारे दिल से लंग्स तक और फिर लंग्स से वापस दिल तक, ये जो सर्कुलेशन होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे की तरफ फिर हमारे हार्ट में जब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है तो इसे हमारा दिल पंप करता है, फिर ओर्टा जो है वो इसे ले जाती है हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक, फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है और वापस से ब्लड में CO2 इन्फ्यूज़ कराई जाती है और ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड वेना कावा वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है और फिर से पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व की जाती है और फिर वहाँ से हमारे बॉडी टिश्यूज़ में भेजा जाता है, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। यही है हमारी बॉडी का सर्कुलेशन। अब हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। यानी हमारी एक फिस्ट के साइज़ का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट टू द ब्रेस्ट बोन। यानी इसकी लोकेशन कहाँ है? स्लाइटली लेफ्ट टू द ब्रेस्ट बोन। ह्यूमन हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप सेंडिंग ब्लड अराउंड योर बॉडी टू कीप यू अलाइव। हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करते रहना, और इसलिए हम जिंदा भी रह पाते हैं। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। हमारा जो दिल है वो 3 लेयर्स में बनता है। जो सबसे आउटर लेयर है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अ थिन आउटर लाइनिंग दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स योर हार्ट। यानी हमारे हार्ट के चारों तरफ जो सबसे बाहरी परत होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है वो है पेरिकार्डियम। इसके बाद जो लेयर आती है वो है मायोकार्डियम, अ थिक मस्कुलर मिडल लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्क्वीजेस ब्लड आउट ऑफ योर हार्ट। यानी हमारे दिल को जो मसल सिकोड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और ब्लड को आगे की तरफ पंप करवाती है, वो लेयर है मायोकार्डियम। ये एक थिक मस्कुलर मिडल लेयर है। इसके बाद जो लेयर आती है वो है एंडोकार्डियम, अ थिन इनर लाइनिंग इनसाइड द हार्ट। देयर आर 4 चैम्बर्स, 2 ऑन द लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट। एंडोकार्डियम सबसे अंदरूनी लेयर होती है और इसमें 4 चैम्बर्स बने होते हैं, 2 लेफ्ट की तरफ और 2 राइट की तरफ। इनसाइड द हार्ट देयर आर 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। द 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। दो स्मॉल चैम्बर्स जो ऊपर की तरफ होते हैं अपर पोर्शन में, उन्हें कहते हैं एट्रिया। एंड द 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स, और जो 2 नीचे होते हैं चैम्बर्स जो साइज में बड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। The left and right sides of the heart are divided by a thin muscular wall called septum। और ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है हमारे हार्ट की, इनको डिवाइड करने का काम एक थिन मस्कुलर वॉल करती है जिसे कहते हैं सेप्टम। आप फिगर में देख सकते हैं हमारे हार्ट की तीनों लेयर को। सबसे ऊपर एपिकार्डियम, जैसे पेरिकार्डियम हम बोल रहे थे, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बाद बीच की लेयर आती है मायोकार्डियम जो कि मस्कुलर मिडिल लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है। और इसके बाद है एंडोकार्डियम जो कि थिन इनर लेयर है
जो कि चेम्बर्स बनाती है हमारे हार्ट के अंदर। साइनो आर्टियल नोड इन द रूफ ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के रूफ पे यानी ऊपर की तरफ एक नोड होता है जिसे कहते हैं साइनो आर्टियल नोड, और उसके थोड़ा नीचे आए तो एक एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी होता है इन द सेप्टम बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। द साइनो एट्रियल नोड इज वाइडली रिगार्डेड एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हमारा दिल एक ही लय में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करे, एक ही लय में पंपिंग करता रहे, ये काम सुनिश्चित करने का काम साइनो एट्रियल नोड करती है बाय क्रिएटिंग पल्सेस। साइनो एट्रियल नोड पल्सेस बनाती है और उन पल्सेस के सिग्नल्स पे बेस्ड होकर हमारा जो हार्ट है वो एक लय में पंपिंग कर पाता है। द टू साइड्स ऑफ योर हार्ट आर सेपरेट बट दे वर्क टुगेदर। हमारे हार्ट के दोनों साइड सेपरेट तो होते हैं पर वो वर्क एक सिंक्रोनाइजेशन में करते हैं, साथ मिलकर करते हैं। द राइट साइड ऑफ योर हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैज सर्कुलेटेड अराउंड योर बॉडी। हमारे हार्ट का जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर चुकी होती है। इट पम्प्स दिस टू योर लंग्स, और फिर हमारा हार्ट इस खून को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप करता है, हमारे लंग्स की तरफ, वेयर इट पिक्स अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर हमारे लंग्स जो हैं इसमें ऑक्सीजन को इन्फ्यूज़ करवाते हैं। द ब्लड देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, फिर ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में वापस आता है, रेडी टू बी पम्प्ड टू योर बॉडी, और फिर ये रेडी होता है पंप किए जाने के लिए टू द बॉडी पार्ट्स। देयर आर 4 वेल्व्स इन योर हार्ट, दे एक्ट लाइक गेट्स दैट ओपन एंड क्लोज, मेक श्योर दैट योर ब्लड ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, अ बिट लाइक अ वन वे ट्रैफिक सिस्टम। हमारे हार्ट में 4 वेल्व्स पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि एक बार जो ब्लड एक डायरेक्शन में मूव हो चुका है वो वापस लौट के पीछे ना आ जाए, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो वन डायरेक्शन में कंटिन्यूस बना रहे। ये एक तरह से सेफ्टी वेल्व का काम करते हैं। द वेल्व्स इन योर हार्ट आर, हमारे हार्ट के अंदर जो वेल्व्स होते हैं वो हैं ट्राइकस्पिड वेल्व एंड द पल्मोनरी वेल्व ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट में 2 वेल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वेल्व और एक पल्मोनरी वेल्व। वहीं पर लेफ्ट साइड में 2 वेल्व होते हैं, मिट्रल वेल्व और ऑर्टिक वेल्व। ये फिगर में आप देख सकते हैं हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है पूरा। आपको इंफीरियर वेना कावा दिख रहा होगा, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। सुपीरियर वेना कावा है, इससे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है राइट साइड में। इसके बाद राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। इसके बाद हमारा जो हार्ट है इसे नीचे पंप करता है राइट वेंट्रिकल में, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं वो है ट्राइकस्पिड वेल्व, जो कि सुनिश्चित करता है कि एक बार जो खून जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया वो वापस से ऊपर राइट एट्रियम में ना आ जाए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आया, ट्राइकस्पिड वेल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में गया, फिर इसके बाद हमारा हार्ट पंप करता है, फिर पल्मोनरी वेल्व के थ्रू होता हुआ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाता है लंग्स में, वहाँ पे इसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ कराई जाती है। फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, और फिर मिट्रल वेल्व से होता हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, जहाँ से फिर हमारा हार्ट जो है इसे पंप करता है, और ऑर्टिक वेल्व से होता हुआ ये ओटा से होता हुआ हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए चला जाता है। तो ये काम होता है हमारे पूरे हार्ट का, इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो लेफ्ट साइड में 2 वेल्व जो हैं वो हैं ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, और पल्मोनरी वेल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए होता है। इसके बाद लेफ्ट साइड में 2 वेल्व होते हैं, मिट्रल वेल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, और ओर्टा में जाने के लिए एक वेल्व होता है ऑर्टिक वेल्व। तो ये 4 वेल्व हमारे हार्ट में होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द साइनो एट्रियल नोड एंड एवी नोड, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। योर हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट पुशेस ब्लड थ्रू योर हार्ट। हमारी हार्ट की मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और खून को पुश करती हैं थ्रू योर हार्ट। योर हार्ट पम्प्स ब्लड फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को लेफ्ट साइड से थ्रू द ओर्टा, द मेन आर्टरी लीविंग द हार्ट एंड इनटू द आर्टरीज। यानी हमारा हार्ट जो है ये पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, बाहर की तरफ भेजता है बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ, कहाँ से, ओर्टा से, और ओर्टा से फिर ये खून आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाता है। ब्लड ट्रेवल्स थ्रू योर आर्टरीज विच डिवाइड ऑफ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। ट्रेवलिंग थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड रीचेस एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। हमारे दिल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ओर्टा के थ्रू बाहर निकलता है, ओर्टा आगे जाके फर्दर ब्रांच होता है आर्टरीज में, आर्टरीज फर्दर ब्रांच होती है कैपिलरीज में, छोटी छोटी ट्यूब्स में, और इन कैपिलरीज में जाकर जो खून है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है। इस तरह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ट्रेवल्स बैक टू योर हार्ट थ्रू योर वेन्स विच लीड बैक टू द राइट साइड ऑफ योर हार्ट, और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में वापस आता है इन द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। लाइक एवरी अदर लिविंग टिश्यू द हार्ट नीड्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड। जिस तरह हमारे बाकी के ऑर्गन्स को एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ब्लड की, उसी तरह हमारे हार्ट को चाहिए। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए वो उसको प्रोवाइड कौन कराता है, कोरोनरी आर्टरीज विच ब्रांच ऑफ फ्रॉम द मेन आर्टरी ओर्टा एज इट लीव्स द हार्ट। कोरोनरी आर्टरीज स्प्रेड अक्रॉस द आउटसाइड ऑफ द हार्ट सप्लाइंग इट विद ब्लड। कोरोनरी आर्टरीज हमारे दिल के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगी और ये सप्लाई करती हैं ब्लड को हमारे हार्ट को, ताकि हमारे हार्ट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें। हार्ट इज कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस।
हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है उसमें, ताकि वो पंपिंग करवा पाए। सिस्टोल रिफर्स टू व्हेन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट्स। सिस्टोल आपने एक टर्म सुनी होगी, सिस्टोल का मतलब होता है जब हमारा वेंट्रिकल है हार्ट का वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोल का मतलब होता है जब हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होता है। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कहते हैं हम सिस्टोल, और जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो हम कहते हैं उसको डायस्टोल। ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड इज फोर्सिबली पम्प्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स इनटू द आउटफ्लो ट्रैक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग सर्कुलेशन। सिस्टोल जब होता है हमारे हार्ट में, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब ब्लड को फोर्स किया जाता है बाहर की तरफ, पंप आउट किया जाता है उनके सर्कुलेशन की तरफ। बिगिनिंग इन द हार्ट, अब हम हार्ट की वर्किंग को देखते हैं। बिगिनिंग इन द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी हमारी बॉडी से होता हुआ जो खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ आता है? हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में। इट इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड इज डिलीवर्ड टू द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट से इस खून को पंप किया जाता है हमारे लंग्स की तरफ, जहाँ इसमें ऑक्सीजन को इन्फ्यूज किया जाता है, गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर आती है हमारे ब्लड में। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन। ब्लड इज नाउ ऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो चुकी है, एंड रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में वापस आता है। From there, it is pumped into the systemic circuit, delivers oxygen to the tissues and returns again to the right side of the heart. और फिर वहाँ से इसको वापस से सिस्टमिक सर्किट में भेजा जाता है, फिर ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वापस से इसमें CO2 डिसॉल्व होती है, फिर राइट साइड में आता है। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है। द ब्लड ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट्स सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज हार्मोन्स। और जब खून हमारे बॉडी में पूरा फ्लो हो रहा होता है तो वो साथ में न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले जाता है, तो बॉडी टिश्यूज को ये सभी मिल जाते हैं ब्लड की मदद से। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लिवर। और लिवर में जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड्स में फिल्टर किए जाते हैं उनको भी ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में। हार्ट इज कंटिन्यूअसली गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके बाद आप फिगर में ये देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज की लोकेशन आप देख सकते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ओर्टा, हमारे राइट साइड में खून आया हार्ट में, वो ऊपर गया लंग्स में, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है लेफ्ट साइड में, और फिर इस तरह से सर्कुलेशन चलता है। हमारे दोनों लंग्स के बीच में लोकेशन होती है हमारे हार्ट की, आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं। ड्यूरिंग systole blood is forcibly pumped out of the ventricles into the outflow tracts of their corresponding circulation. Atria are filling with blood at the same time. हमारे जो एट्रिया होते हैं उनमें ब्लड फिल हो रहा होता है एट द सेम टाइम। ड्यूरिंग डायस्टोल द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। डायस्टोल के दौरान हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द एट्रिया इनटू द करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स। और इसी टाइम डायस्टोल के दौरान ही ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूव होता है। इसके बाद हम सर्कुलेशंस को स्पेसिफिकली देखते हैं एक एक करके। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ एट्रियम में आता है। द कोरोनरी साइनस रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम द कोरोनरी सर्कुलेशन ऑल्सो ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। जो कोरोनरी आर्टरीज थी, जिसको स्पेसिफिकली बोलें तो कोरोनरी साइनस, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाती हैं, उनमें भी जो यूज्ड ब्लड है वो कोरोनरी सर्कुलेशन से कहाँ आता है? हमारे राइट एट्रियम में ही आता है। ब्लड इन द राइट एट्रियम फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वेल्व, जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व से होता हुआ राइट एट्रियम से खून कहाँ जाता है? हमारे राइट वेंट्रिकल में ड्यूरिंग द डायस्टोल प्रोसेस। ड्यूरिंग सिस्टोल द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। सिस्टोल जैसे ही होता है तो हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को डायरेक्ट करता है into the conus arteriosus at the base of the pulmonary trunk. Contraction of the ventricle causes the tricuspid valve to shut. कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है हमारे वेंट्रिकल का तो ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है और इस वजह से खून वापस एट्रियम में नहीं जा पाता। प्रिवेंटिंग बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट एट्रियम। बिटवीन द कोनस आर्टियोसस एंड पल्मोनरी ट्रंक इज अ वेल्व, द पल्मोनरी वेल्व। ऊपर जाने के लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाने के लिए बीच में एक वेल्व आता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। इन डायस्टोल द वेल्व क्लोजेज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। जब डायस्टोल होता है तो पल्मोनरी वेल्व जो है ये बंद हो जाता है ताकि खून वापस से राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए। पल्मोनरी ट्रंक स्प्लिट्स इनटू अ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज सर्विंग द राइट एंड लेफ्ट लंग रिस्पेक्टिवली। पल्मोनरी जो ट्रंक होता है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और दोनों लंग्स में एक एक जाता है ताकि दोनों लंग्स में ब्लड की सप्लाई की जा सके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इनटू द कैपिलरीज ऑफ ईच लंग वेयर इट इज देन ऑक्सीजनेटेड। और हमारे लंग्स की कैपिलरीज में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो दोनों पल्मोनरी ट्रंक की ब्रांचेस से जाता है उनमें, उसको कैपिलरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड कर देती हैं। पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट द न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग एंड रिटर्न इट टू द लेफ्ट एट्रियम। वहाँ से हमारे ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन डिसॉल्व हो चुकी होती है तो वो लौट के कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, वेयर इट विल बी पास्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके बाद चालू होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन वाया पल्मोनरी वेन्स। जैसे ही हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ की ब्लड में, पल्मोनरी वेन्स उसको वापस से ले आती हैं हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में।
वहाँ से फिर ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड पासेस टू द लेफ्ट एट्रियम एंड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जैसे कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व। इन साइस्टोल द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग ब्लड इनटू ओर्टा। जैसे ही साइस्टोल आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को फोर्स करता है ऊपर की तरफ, कहाँ, ओर्टा में। ब्लड पासेस थ्रू द ओर्टिक वेल्व इनटू द एस्केंडिंग ओर्टा, और ऊपर की तरफ जो ओर्टा का सेक्शन होता है उसमें हमारा खून पंप होता है ओर्टिक वेल्व से होता हुआ। एस्केंडिंग ओर्टा बिकम्स द आर्क ऑफ द ओर्टा। एस्केंडिंग जो ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट होता है ओर्टा का, वो एक आर्क की शेप में होता है। वेयर 3 लार्ज आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम इट, जहाँ पे उसमें से 3 अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरीज की, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। दीज आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड एंड नेक एंड द अपर लिम्स। ये जो 3 आर्टरीज की ब्रांच निकलती हैं, ये हमारे हेड को, नेक को और अपर लिम्स जो हैं हमारे हाथ, इनको ब्लड सप्लाई करवाती हैं। या पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो छोटी पिक्चर है लेफ्ट साइड में, इसमें आपको हार्ट का सेक्शन दिख रहा होगा, और ये जो ओर्टा है, ये जो आर्क की शेप में है, वो दिख रहा होगा। उसका ही जूम इन पार्ट जो है ये बिगर पिक्चर में है। ये जो एस्केंडिंग ओर्टा है, इसमें से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसे हम नाम देते हैं ब्रेशियोसेफेलिक आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारे हेड को, नेक को और अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई करवाने का काम करती हैं। और बाकी का जो ब्लड है ये डेस्केंडिंग ओर्टा से होता हुआ बाकी बॉडी के लिए चला जाता है। Descending aorta is the continuation of the arc of the aorta inferior. In the thorax, it is referred to as the descending and thoracic aorta and gives off numerous branches into the thorax. The latter passes into the abdominal cavity through the diaphragm, through the aortic hiatus at the level of T12. From there, it is referred to as abdominal aorta. ये जो ओर्टा है, जो नीचे डेस्केंडिंग पार्ट ऑफ ओर्टा का आता है, यह फिर हमारे थोरेसिक कैविटी में, जो थोरेसिक एरिया है, उसके लिए ब्लड सप्लाई का काम करता है। तो वहाँ जो इसकी ब्रांच होती है उसको कहते हैं थोरेसिक ओर्टा। इसके बाद ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाता है थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ, जो हमारी स्पाइन में होता है T12 लेवल, वहाँ पे, और वहाँ पे इसको बोल दिया जाता है एब्डोमिनल ओर्टा। द एब्डोमिनल ओर्टा गिव्स ब्रांचेस टू द स्ट्रक्चर्स इन एंड सराउंडिंग द एब्डोमिनल कैविटी, और हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी के आसपास का एरिया है वहाँ पे इसकी ब्रांचेस होती हैं। एंड टर्मिनेट्स बाय बाइफर्केटिंग इनटू द कॉमन इलियक आर्टरीज विच विल सप्लाई द पेल्विक कैविटी एंड लोअर लिम्स। और फिर वहाँ से ये जो ओर्टा है, एब्डोमिनल ओर्टा जो है, ये ब्रांच हो जाता है इलियक आर्टरीज में। ये जो इलियक आर्टरीज हैं, ये हमारे नीचे की बॉडी में जो पेल्विक कैविटी है और जो लोअर लिम्स हैं, हमारे पैर हैं, उनमें ब्लड सप्लाई का काम ये इलियक आर्टरीज करती हैं। ब्रांचेस ऑफ द ओर्टा पासेस टुवर्ड्स देयर इंटेंडेड स्ट्रक्चर विद ब्रांचिंग ऑकरिंग अलोंग देयर लेंथ। टर्मिनल ब्रांचेस एंटर द टिश्यूज एंड पास टुवर्ड्स द कैपिलरी बेड्स ऑफ द टिश्यूज इन द वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। यानी ये जो आर्टरीज हैं, ये हमारे टिश्यूज तक जाती हैं। टिश्यूज में ब्लड सप्लाई का जो काम है वो ज़्यादातर कैपिलरीज के माध्यम से होता है। कैपिलरीज फाइन ट्यूब होती हैं, आप फाइन आर्टरीज बोल सकते हैं उनको। सो उनका एक बेड होता है कैपिलरी बेड, उसमें ब्लड सप्लाई होता है और फिर हमारे टिश्यूज में जाता है। और जो आर्टरीज, जो कैपिलरीज जो हमारे टिश्यूज में डायरेक्टली ब्लड देती हैं, उनको कहते हैं आर्ट्रियोल्स। गैस एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। जैसे ही ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है, फिर उसमें गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यू से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में दे देते हैं। ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द कैपिलरीज बाय वेन्यूल्स। फिर ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और CO2 मिली हुई है, ये वापस कौन ले आता है? वेन्यूल्स के माध्यम से कलेक्ट करके कैपिलरीज इनको वापस लाती हैं, विच यूनाइट टू फॉर्म द वेन्स। और ये जो वेन्यूल्स होते हैं ये यूनाइट कर देते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक वेन का रूप ले लेते हैं इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दीज वेन्स अल्टीमेटली ड्रेन टू द राइट एट्रियम वाया सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। और यही जो वेन्स हैं ये फिर हमारे दिल तक आते हैं और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन रिफर्स टू द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ, यानी दिल जो खुद के लिए ब्लड का सप्लाई करवाता है उसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही एक पार्ट होता है। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच डायरेक्टली फ्रॉम द एस्केंडिंग ओर्टा। एस्केंडिंग ओर्टा से ब्रांच हो जाती है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज इमीडिएटली अबव द ओर्टिक वेल्व के जस्ट ऊपर। राइट कोरोनरी आर्टरी passes to the right and gives off 2 मेन ब्रांचेस, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये 2 मेन ब्रांचेस में टूट जाती है। राइट मार्जिनल ब्रांच अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। राइट बॉर्डर जो हार्ट है उसके अलोंग एक ब्रांच टूटती है कोरोनरी आर्टरी की। और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर पोस्टीरियर डेस्केंडिंग आर्टरी विच डेस्केंड अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, जो कि बेस ऑफ द हार्ट है जो सेप्टम के अलोंग होता है, उसके वहाँ पर उसके अलोंग ये जो दूसरी ब्रांच है वो होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की। सो राइट कोरोनरी आर्टरी 2 ब्रांचेस में टूट जाती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पासेस टू द लेफ्ट, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये लेफ्ट की तरफ जाती है और गिव्स ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी विच डेस्केंड्स ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू एनास्टोमोस विद द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। एनास्टोमोस क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। इट ऑल्सो गिव्स ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये लेफ्ट साइड में जाती है, वहाँ पर एनास्टोमोस बनाती है विद पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और साथ ही साथ एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी बनाती है। यह
फिगर में देख सकते हैं राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है उस तरह से ब्रांच करती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो इस तरह से ब्रांच करती है जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में रेड कलर की आर्टरीज, ये हैं कोरोनरी आर्टरीज जो दिल अपने खुद के लिए सप्लाई करने के लिए ब्लड को यूज़ करता है। Venous drainage of the heart is achieved by the coronary sinus which drains the main veins of the heart। अब हार्ट भी जब ब्लड को यूज़ कर लेगा तो उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसको भी उसे वापस अपने राइट एंट्रियम में भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसमें वेन्स होंगी। तो दो मेन जो वेन्स हैं वो हार्ट में पाई जाती हैं, पहली ग्रेट कार्डियक वेन और मिडिल कार्डियक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन विच ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, और जो स्मॉल कार्डियक वेन है वो डायरेक्टली कहाँ ब्लड को सप्लाई करती है, राइट एट्रियम में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में भेज देती है। अब इसके बाद वेसल्स को देखते हैं हम, हमारे शरीर में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम कर रहे हैं वो तो असल में हमारे वेसल्स हैं। सो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें पहला है आर्टरीज। आर्टरीज आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 तरह की आर्टरीज हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, कंडक्टिंग आर्टरीज, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज और आर्टरियोल्स। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, और जो हमारे आर्टरीज हैं इनकी जो वॉल होती हैं उनको हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी कि एक्सटर्नल वाली लेयर, ट्यूनिका मीडिया यानी मिडिल वाली लेयर, और ट्यूनिका इंटीमा यानी कि इंटरनल वाली लेयर हमारे आर्टरी की। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हमारे दिल से जो खून को दूर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ले जाती हैं उन्हें कहते हैं हम आर्टरीज। दे हैव थिक वॉल्स एंड अ नैरो ल्यूमन, आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है और जो ल्यूमन है वो नैरो होता है, यानी इनका जो अंदर का पैसेज वाला एरिया है वो छोटा होता है और वॉल थिक होती है। टू रेजिस्ट द हाई प्रेशर फ्रॉम द ब्लड बीइंग फोर्स आउट ऑफ द हार्ट, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्लड बहुत तेज़ी से पंप करता है ब्लड को, तो उस प्रेशर को झेल पाने के लिए इनकी वॉल्स मोटी होती हैं और इनका जो ल्यूमन है जो अंदर का ओपन एरिया होता है फ्लो के लिए वो छोटा होता है। एज द आर्टरीज ट्रेवल टुवर्ड द मोर पेरिफेरल टिश्यूज दे बिगेन अ प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, जैसे ही आर्टरीज दिल से दूर जाने लगती हैं तो जैसे जैसे वो दूर जितना जाती हैं उतना ही उनमें ज़्यादा सेगमेंटेशन होने लगता है, डिक्रीजिंग इन डायमीटर एंड वॉल थिकनेस विद ईच डिवीजन। द मेजर आर्टरियल आउटफ्लो ट्रैक्ट्स ऑफ द हार्ट आर द ओर्टा, जो मेन आर्टियल आउटफ्लो पाथ हैं हमारे हार्ट से वो है ओर्टा जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है ब्लड, एंड द पल्मोनरी ट्रंक जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। कोरोनरी आर्टरीज आर द आर्टरीज दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज ऑफ द हार्ट इटसेल्फ, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो दिल खुद अपने लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज़ करता है। प्रेशर इन दीज आर्टरीज डिक्रीज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट लेवल इन द कंडक्टिंग आर्टरीज टू द लोएस्ट इन द आर्टियोल्स। ये जो आर्टरीज के 3 टाइप हमने पढ़े, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रेशर होता है वो कंडक्टिंग आर्टरीज में होता है और सबसे जो लोएस्ट प्रेशर जो होता है वो आर्टियोल्स में होता है। कंडक्टिंग आर्टरीज अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट एंड देयर मेन ब्रांचेस, कंडक्टिंग आर्टरीज जो एकदम हमारे दिल से जो आर्टरीज निकलती हैं वो होती हैं कंडक्टिंग आर्टरीज। वूज वॉल्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, और इनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें हाई इलास्टिसिटी पाई जाती है। इंक्लूड द ओर्टा एंड इट्स मेन ब्रांचेस, ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द टर्मिनल कॉमन इलियक आर्टरीज, ये सब कंडक्टिंग आर्टरीज के ही फॉर्म है। दीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द स्मॉलर कंडक्टिंग आर्टरीज, कंडक्टिंग आर्टरीज ब्लड को ले जाकर स्मॉलर जो कंडक्टिंग आर्टरीज हैं जो छोटी आर्टरीज हैं उनमें देती हैं। प्रेशर इन दीज आर्टरीज इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलता है वो है कंडक्टिंग आर्टरीज। ट्यूनिका इंटीमा इज लाइंड बाय एंडोथीलियम एंड द ट्यूनिका मीडिया हैज अ लार्ज इलास्टिक कंपोनेंट, जो एंडोथीलियम है, ट्यूनिका इंटीमा जो लेयर है कंडक्टिंग आर्टरीज की उसमें एंडोथीलियम मिलता है, और जो ट्यूनिका मीडिया है मिडिल वाली लेयर उसमें इलास्टिक कंपोनेंट मिलता है ताकि इसको इलास्टिसिटी मिल सके। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज डेट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, तो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम में खून को देने के लिए जो स्पेसिफिक आर्टरीज होती हैं उन्हें कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज विद अ हाई मस्कुलर कंपोनेंट इन देयर वॉल्स, इनकी वॉल्स में मस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है। कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्मूथ मसल इन देयर ट्यूनिका मीडिया, इनकी जो मिडिल वाली लेयर होती है उसमें स्मूथ मसल जो होती हैं वो पाई जाती हैं लार्ज प्रोपोर्शन में। लाइंड इंटरनली बाय एंडोथीलियम, और जो अंदरूनी लेयर है उसमें इंटरनली एंडोथीलियम की लेयरिंग होती है। द ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बाहरी लेयर है इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो बाहरी लेयर होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज की ये फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है विद अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स देन कोलेजन कंट्रीब्यूटिंग टू द इलास्टिसिटी ऑफ दिस लेयर इन द मस्कुलर आर्टरीज, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज होती हैं इनकी बाहरी लेयर में इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसके बाद है आर्टरियोल्स, स्मॉल एंड मस्कुलर रेजिस्टेंस वेसल्स, ये स्मॉल वेसल्स हैं जो कि मस्कुलर रेजिस्टेंस का काम करती हैं। दे आर कनेक्टिंग वेसल्स बिटवीन द मस्कुलर आर्टरीज एंड कैपिलरी बेड्स ऑफ द ऑर्गन, मस्कुलर जो आर्टरीज आती हैं और जो कैपिलरी बेड्स हैं हमारे टिश्यूज में ऑर्गन्स में उनके बीच का कनेक्टिंग का जो काम है वो करती हैं आर्टरियोल्स। ये साइज में स्मॉल होती हैं और इनमें मस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है।
They have small endothelial cells with nuclei projecting into the lumen of the vessel, a thin muscular wall about 2 layers thick and a thin tunica externa. They control the flow of blood into the capillaries by contraction of the smooth muscle in the tunica media. इनकी जो मिडिल लेयर है tunica media, उसमें जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करती हैं into the capillaries. और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ट्यूनिका मीडिया में, ये एज अ स्फिंक्टर काम करते हैं आर्टियोल्स के अंदर. ये आप फिगर में देख सकते हैं तीनों आर्टरीज के जो टाइप हैं. सबसे पहले कंडक्टिंग आर्टरी, जिन्हें हम इलास्टिक आर्टरी भी कहते हैं, इनका आप ट्यूनिका एक्सटर्ना देखिए, वो बहुत ही उतना थिक नहीं है. ट्यूनिका मीडिया इनका थिक है और ट्यूनिका इंटीमा जो है उसमें मसल जो इलास्टिक मसल्स हैं वो आपको कम दिख रही होंगी. इसके बाद है मस्कुलर आर्टरी यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी. इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना आप देखिए थिक है, ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक आर्टरी के मुकाबले कम है और ट्यूनिका इंटीमा जो है उसमें मसल फाइबर ज़्यादा दिख रहा है आपको ब्लू कलर का. इसके बाद आर्टियोल जो है इसको आप देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन है, ट्यूनिका मीडिया अच्छा खासा बड़ा है और ट्यूनिका इंटीमा उसमें मसल फाइबर भी आपको दिख रहा होगा. सो ये होते हैं तीन तरह की आर्टरीज. इसके बाद है कैपिलरीज, क्लोजेस्ट वेसल्स टू द ऑर्गन. हमारे ऑर्गन्स के जो सबसे करीबी वेसल्स होते हैं, खून को लाने वाली जो नलियाँ होती हैं सबसे करीबी हमारे ऑर्गन्स को, वो होती हैं कैपिलरीज. देयर वॉल्स मीजर 1 लार्ज एंडोथीलियल सेल. इनकी जो वॉल्स हैं वो खाली एक लार्ज एंडोथीलियल सेल से बनी हुई होती हैं इन थिकनेस एंड प्रोवाइड द ओनली बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द टिश्यूज. और इसीलिए कैपिलरीज की जो वॉल है और इनके आसपास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके बीच में सिर्फ एक एंडोथीलियल सेल की लेयर होती है. और इसी वजह से कैपिलरीज के थ्रू जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो ईजिली हो जाती है. हमारे बॉडी में मौजूद जो गैसियस हैं प्रोडक्ट्स, जो केमिकल्स हैं, वो इंटरेक्ट कर पाते हैं कैपिलरीज में बह रहे खून के साथ. दे हैव अ नैरो ल्यूमन. कैपिलरीज का जो ल्यूमन होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है जिसमें फ्लो हो रहा होता है, वो नैरो होता है, विच इज जस्ट थिक इनफ टू अलाउ द पैसेज ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स. जो हमारे खून की सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होती हैं उनका फ्लो हो पाए, सिर्फ इतना ही इसका ल्यूमन बड़ा होता है. द परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग टिश्यूज एंड द टाइप ऑफ जंक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट एंडोथीलियल सेल्स इन द वेसल्स वॉल. इसके बाद है वेन्यूल्स, फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर कैपिलरीज कन्वर्ज. जब 2 या 2 से अधिक कैपिलरीज जो हैं वो कन्वर्ज होती हैं यानी मिलती हैं, तब एक वेन्यूल बनता है. दे आर लाइंड बाय फ्लैट एंडोथीलियल सेल्स एंड अ थिन ट्यूनिका एक्सटर्ना. These are called post-capillary venules. The muscular component appears in the venules as their lumen increases, producing muscular venules. आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कैपिलरीज को. कैपिलरीज फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं. ओर्टा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उसमें ब्रांचिंग होती है तो आर्टरीज बनती हैं. आर्टरीज में फर्दर ब्रांचिंग होती है तो आर्टियोल्स बनते हैं. आर्टियोल्स में फर्दर ब्रांचिंग होती है तो कैपिलरीज बनती हैं, फाइन ट्यूब्स. फिर कैपिलरीज में मर्जिंग होती है तो वेन्यूल्स बनते हैं. फिर वेन्यूल्स में जब मर्जिंग होगी तो वेन्स बनेंगी और जब वेन्स मर्ज हो जाएंगी तो वेना कावा बनेगा जो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में भेज देगा. तो इस तरह से हमारी पूरी वेसल्स होती हैं. वेन्स फॉर्म्ड विद द यूनियन ऑफ मस्कुलर वेन्यूल्स. जब मस्कुलर वेन्यूल्स मर्ज हो जाते हैं आपस में तब फॉर्म होता है वेन्स का. इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, वेन्स हैव अ रिलेटिवली थिन वॉल एंड अ लार्जर ल्यूमन. वेन्स जो हैं इनमें चाहिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चूँकि ज़्यादा मात्रा में होता है हमारी बॉडी में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द हमारे हार्ट की तरफ भेजा जा सके. तो इसलिए वेन्स में जो वॉल है वो थिन होती है और जो ल्यूमन जो है वो बड़ा होता है. और जबकि आर्टरीज में इसका उल्टा था, वॉल थिकर थी और ल्यूमन छोटा था ताकि प्रेशर को झेल सके. पर वेन्स का काम ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल तक पहुँचाना है जल्दी से जल्दी, इसलिए इसका ल्यूमन बड़ा होता है और वॉल जो है वो थिन होती है. स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ आर्टरीज. हालांकि स्ट्रक्चर जो है वॉल्स का वो आर्टरीज के जैसा ही होता है 3 लेयर में, बट अ कंसीडरेबली स्मॉलर अमाउंट ऑफ मसल इन प्रेजेंट इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द वेन्स. जो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया उसमें मसल्स की मात्रा कम होती है. वेन्स आर कैपेसिटेंस वेसल्स मीनिंग दे हैव अ डिस्टेंसिबल वॉल एंड कैन एक्सपेंड टू एकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड. क्योंकि इनकी वॉल थिन होती है इसलिए ये एक्सपेंड कर सकते हैं ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग. अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ जा रहा है तो ये फूल के बड़ी हो जाती हैं साइज में. Most peripheral veins have structures called valves, which are projections of the tunica interna into the lumen of the vessels. Valves prevent the backflow of the blood through the veins by passively closing when the direction of the flow of the blood reverses. जहाँ पर ब्लड का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होता है वहाँ पर पेरिफेरल वेन्स में वेल्व्स नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि प्रोजेक्शन होता है ट्यूनिका इंटरना का. जो इंटरनल जो लेयर है उसी का एक प्रोजेक्शन होता है जो कि वेल्व की तरह काम करता है ताकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट की तरफ वो वापस उल्टे डायरेक्शन में ना बहे. वेल्व्स आर एब्सेंट इन द वेन्स ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन. जो हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन में जो वेन्स होती हैं उनमें ये जो ट्यूनिका इंटरना वाले जो प्रोजेक्शन है जो वेल्व्स की तरह काम करते हैं वो नहीं पाए जाते. ओवरऑल हायरार्की ऑफ द ब्लड वेसल्स फॉलो दिस ऑर्डर. हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून सबसे पहले से सबसे बाद तक कहाँ से होकर गुजरता है वो कुछ इस तरह है. आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टियोल्स, आर्टियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स और फिर वेन्यूल्स से वेन्स. आप फिगर में देख सकते हैं हमारे शरीर में आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यूज तक ले जाती हैं. इसके बाद जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी टिश्यूज से हमारे हार्ट तक ले जाता है वो होती हैं वेन्स, जो कि ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। नॉर्मल जो वेन्स होती हैं वो आपको जो नीचे पिक्चर है लेफ्ट साइड में उसमें दिख रहा होगा, नॉर्मल पाइप जैसी दिखती हैं आपको, पर कभी कभार हमारी वेन्स जो हैं ये कॉन्वोल्यूट हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, जिसकी वजह से इनमें जब ब्लड फ्लो होता है तो ये फूल जाती हैं साइज में। तो कुछ वेन्स आपको आपके शरीर में दिखेंगी जो कि फूली हुई सी हमेशा रहेंगी, उनको कहते हैं वेरिकोज वेन, क्योंकि उनमें कन्वोल्यूशंस आ जाते हैं, बहुत सारे बैंड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है उसमें बढ़ जाता है और उनकी साइज जो है वो बड़ी हुई दिखती है। हमारे शरीर में दो तरह की वेन्स हैं, आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती हैं, जो कि रेड कलर में आप देख पा रहे हैं राइट साइड में जो पिक्चर है, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है वेन्स का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाता है हार्ट की तरफ, और जो दोनों हैं वो मिलकर काम करते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द वेन्स। ये वेन्स का एक सिस्टम है जो कि खून को ड्रेन करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एंड डायरेक्ट इट टू द लिवर टू बी फिल्टर, जो कि हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड को ले जाता है कहाँ, लिवर की तरफ, ताकि उसको फिल्टर किया जा सके। प्यूपेरियोर एंड इन्फेरियोर मेसेंट्रिक वेन्स draining the jejunum down as far as the upper rectum along with the splenic vein draining the spleen, pancreas and stomach unite to form the hepatic portal vein which empties blood into the liver। यानी कि स्प्लीन, पेनक्रियाज और स्टोमक से जो हमारी वेन्स आ रही होती हैं वो सब मिलकर एक हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं, जो कि खून को ले जाती हैं हमारे लिवर तक ताकि उसको फिल्टर किया जा सके। तो ये होता है पोर्टल सिस्टम। इसके बाद शंट्स एंड एनास्टोमोसिस। आर्टरीज फॉर्म कनेक्शंस बिटवीन ईच अदर कॉल्ड एनास्टोमोसिस। आर्टरीज जो हैं वो आपस में ब्रांचिंग बना लेती हैं, एक रास्ता बना लेती हैं, ताकि अगर कोई ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर एक आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाए और बॉडी के किसी एक पार्ट तक ब्लड सप्लाई ना जा पा रही हो, तो ये जो ब्रांचिंग है इसके थ्रू एक तरह से बाईपास होते हुए खून उस आर्टरी से बाईपास होते हुए भी उस बॉडी पार्ट तक जा सकता है और ब्लड सप्लाई की जा सकती है। तो एक तरह से बाईपास रोड का जो काम होता है वो करते हैं शंट्स एंड एनास्टोमोसिस। इन इवेंट ऑफ ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी टू अ स्पेसिफिक एरिया, ब्लड सप्लाई कैन बी मेंटेन्ड टू द टिश्यू वाया द एनास्टोमोसिस विद एन आर्टरी ऑफ एन एडजेसेंट एरिया। डायरेक्ट एनास्टोमोसिस ऑकर्स व्हेन टू आर्टरीज आर जॉइंड डायरेक्टली टू ईच अदर। जब दो आर्टरीज को जॉइन कर दिया जाता है आपस में डायरेक्टली तो उसे कहते हैं डायरेक्ट एनास्टोमोसिस, सच एज इन द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज वाया द पल्मार आर्चेस। इसके बाद है कन्वर्जेंस एनास्टोमोसिस। ऑकर व्हेन टू आर्टरीज यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल आर्टरी। जब दो आर्टरीज मिल जाती, मर्ज हो जाती है और एक सिंगल आर्टरी बनाती है उसे कहते हैं कन्वर्जेंस एनास्टोमोसिस, एज इन व्हेन द वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइन टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। इसके बाद है ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस, इज वेयर अ स्मॉल आर्टरी कनेक्ट्स विद टू लार्जर आर्टरीज। जहाँ पे एक स्मॉल आर्टरी आके दो लार्जर आर्टरीज के साथ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्टिंग द राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। कनेक्शंस बिटवीन द आर्टरियल एंड वेनस सिस्टम्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में आर्टियल और वेनस सिस्टम के बीच भी ऐसे कनेक्शन थ्रू आउट द बॉडी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इन द मेसेंट्री मेटाटेरियोल्स कैन कनेक्ट द आर्टियोल्स टू द वेन्यूल्स एंड ब्लड कैन आइदर फ्लो इनटू और बाईपास द कैपिलरी बेड्स। कंट्रोल ऑफ दिस फ्लो इज बाय लोकल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल टिश्यूज। हमारी बॉडी में मेसेंट्री मेटारेट्रियोल्स कैन कनेक्ट आर्टियोल्स टू द वेन्यूल्स, यानी आर्टियोल्स को वेन्यूल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो कैपिलरी बेड है उनको बाईपास किया जा सकता है एज पर द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल टिश्यूज। आर्टियोवेनस एनास्टोमोसिस आर अ डायरेक्ट कनेक्टिव बिटवीन स्मॉल आर्टरीज एंड स्मॉल वेन्स। स्मॉल आर्टरीज और स्मॉल वेन्स के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसे कहते हैं आर्टियोवेनस एनास्टोमोसिस। दीज ऑकर इन रीजन्स सच एज द स्किन ऑफ द नोज, लिप्स एंड ईयर्स, इन द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड नेजल एंड ओरल कैविटीज। इसके बाद है पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस, ऑकर वेयर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द सिस्टमिक एंड पोर्टल सिस्टम ऑफ वेन्स। जहाँ पर सिस्टमिक और पोर्टल सिस्टम ऑफ वेन्स के बीच में कनेक्शन होता है उसे कहते हैं पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस। दीज ऑकर एट द वेनस प्लेक्सस सच एज अराउंड द ओसोफेगस, द अम्बिलिकस एंड द रेक्टम। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में छोटी पिक्चर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो दो आर्टरीज हैं उनके बीच में एक ब्लैक कलर की कनेक्शन टाइप का है, तो यही है एनास्टोमोसिस। यानी जब एक आर्टरी दूसरी आर्टरी के साथ ज्वाइन होती है वाया अ कनेक्शन, ताकि कोई एक अगर ब्लॉक हो जाए तो दूसरे के थ्रू ब्लड सप्लाई किया जा सके उसकी जगह पर, इसे कहते हैं एनास्टोमोसिस। हमारे बॉडी में ये सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कि नीचे बड़ी पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, नीचे कैपिलरी ब्लड है और दो आर्टरीज ऊपर से आ रही हैं। अगर मान लीजिए एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, लेफ्ट साइड वाली ब्लॉक हो गई, तो उसकी जगह ब्लड जो है वो उसका ब्लड जो है वो आधे रास्ते तक आ सकता है और फिर दूसरी आर्टरी जो है उसके रास्ते से होता हुआ कैपिलरी ब्लड तक जा सकता है, या फिर जो लोकल टिश्यूज़ की डिमांड के आधार पर कैपिलरी बेड को बाईपास भी कर सकता है, वहाँ तक जाएगा ही नहीं और वापस लौट के दूसरे रास्ते चला जाएगा। तो इस तरह भी हो सकता है। एनास्टोमोसिस ये काम करते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड इज द मोबाइल कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चीज़ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है वो है ब्लड। एन एवरेज एडल्ट कंटेन्स रफली, एक वयस्क में लगभग 4.7 से 5.7 लीटर तक ब्लड होता है, जो कि हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। ब्लड इज ब्राइट रेड एंड व्हेन ऑक्सीजनेटेड, जब ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई होती है तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, जब इसमें ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज़्यादा होती है, तो ये डार्क रेड या पर्पल कलर का दिखता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ सेल्यूलर कंपोनेंट सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, यानी हमारे ब्लड में सेल्यूलर कंपोनेंट होता है, एक सेल्यूलर पार्ट होता है और एक प्लाज्मा पार्ट होता है। तो ये जो सेल्यूलर पार्ट है ये प्लाज्मा वाले लिक्विड पार्ट में सस्पेंडेड होता है। प्लाज्मा
Plasma is a clear fluid that accounts for approximately 55% of blood and is composed of over 90% of water. यानी ये जो प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है और प्लाज्मा में अगर हम देखें तो 90% तक पानी होता है। प्लाज्मा कंटेन्स अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये जो प्लाज्मा होता है हमारे खून का पार्ट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ऑल्सो डिजॉल्व इन प्लाज्मा आर प्लाज्मा प्रोटीन्स, और साथ ही साथ इस प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी डिजॉल्व होते हैं। दीज इंक्लूड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर हो गए खून को जमाने वाले, मेनली प्रोथ्रोम्बिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड हार्मोन्स। इसके बाद है एराइथ्रोसाइट्स। हमारे खून में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एराइथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ब्लड सेल्स, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल्स हैं। अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ ब्लड सेल, हमारी 99% जो ब्लड सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं? एराइथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। दे आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स दैट लैक अ न्यूक्लियस। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है और उनका शेप जो है वो बाइकॉन्केव डिस्क की तरह होता है। एराइथ्रोसाइट्स हैव अ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन ऑन देयर सरफेस फॉर ऑक्सीजन टू बाइंड। एराइथ्रोसाइट्स के सरफेस पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, और यही जो प्रोटीन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट। जो प्रोपोर्शन होता है रेड ब्लड सेल का टू द प्लाज्मा, इसे कहते हैं हेमाटोक्रिट, और ये जो टेस्टिंग होती है ब्लड में उसमें काम आता है। Measured as a percentage, it is used as a reference point for oxygen carrying capacity of a person। जो हेमाटोक्रिट जो होता है इसको यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन नापने के लिए। व्हेन देयर इज अ हायर परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट, जब रेड ब्लड सेल्स की हायर मात्रा प्रेजेंट होती है, मोर हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट टू कैरी ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होता है कि आपके खून में ज़्यादा हीमोग्लोबिन भी होगा, यानी कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। आरबीसीज जो हैं ये 120 दिन तक जिंदा रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एज्ड एराइथ्रोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस इन द लिवर एंड स्प्लीन, और जो आरबीसीज पुरानी हो चुकी होती हैं उनको इंजेस्ट कर लिया जाता है, यानी पचाया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा हमारे लिवर और स्प्लीन में। द आयरन रिलीज इन द ब्रेकडाउन ऑफ द एराइथ्रोसाइट्स इज यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू एराइथ्रोसाइट्स और इज स्टोर्ड इन द लिवर एज फेरेटिन। और ये जो पुरानी एराइथ्रोसाइट्स हैं आरबीसीज हैं, इनको तोड़ने के बाद, ब्रेकडाउन करने के बाद जो आयरन निकल के आता है वो या तो नई एराइथ्रोसाइट्स, नई रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, या फिर हमारा लिवर उसको स्टोर कर लेता है एज फेरेटिन। इसके बाद जो ब्लड में कंपोनेंट है वो है ल्यूकोसाइट्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स। दीज आर डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये 5 ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं: मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। These groups are distinguishable from each other by cell size, shape of nucleus and cytoplasm composition। इन सभी का साइज, शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए हम इन पांचों को अलग अलग पहचान सकते हैं। दीज ग्रुप्स कैन देमसेल्व्स बी ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स। ये जो 5 सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स में, ये जो 5 सेल्स पाई गई हैं, इनको हम 2 कैटेगराइज में कर सकते हैं। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है एंग्रेनुलोसाइट्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और लैक ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं तो ग्रेन्युलोसाइट्स बोल देंगे, और अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उनको अग्रेन्युलोसाइट्स बोल देंगे। इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं ल्यूकोसाइट्स को भी। वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है पैथोजन से लड़ने वाला, उसमें वाइट ब्लड सेल्स का रोल होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये सब आते हैं इस कैटेगरी में, और ये सब वाइट ब्लड सेल्स के प्रकार हैं। ल्यूकोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू दिस ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स कॉल्ड ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ग्रेन्युलोसाइट्स आर लार्जली इन्वॉल्वड इन इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। हमारी बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, या फिर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स की मौजूदगी होती है। इसके बाद है न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40 से 75% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स हमारे ब्लड का कंपोनेंट है उसमें से भी जो 40 से 75 है ल्यूकोसाइट्स में, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स वेरीज एंड इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पॉन्स में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ सकती है, घट सकती है। दे हैव एन इरेगुलर सेगमेंटेड न्यूक्लियस, mainly function in the defense of the body against microorganisms and can ingest foreign substances by phagocytosis। यानी जब बॉडी में कोई बाहर से हार्म करने वाली चीज़ आ जाती है उसके अगेंस्ट में डिफेंस के रूप में न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। जब सूजन की प्रक्रिया हमारी बॉडी में होती है, इन्फ्लामेशन, तब भी न्यूट्रोफिल्स उसमें काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन स्पेंडिंग 4 to 7 आवर्स इन सर्कुलेशन एंड अ फ्यू डेज इन कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 से 7 घंटे तक रहते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं और फिर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके बाद है एसिनोफिल्स, सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स बट आर फार फ्यूअर इन नंबर्स। ये न्यूट्रोफिल्स की तरह ही हैं बट संख्या में उनसे कम होते हैं। देयर न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंटली बाइलोब्ड। इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो बाइलोब्ड होती है। एंड द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म आर लार्ज। देयर मोटिलिटी मिरर्स दैट ऑफ द अदर ल्यूकोसाइट्स एंड दे माइग्रेट फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द टिश्यूज। दे इंक्रीज इन नंबर एंड एलर्जिक रिएक्शंस एंड प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स। जब हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट्स आ जाते हैं उनके अगेंस्ट जो डिफेंस होता है उसमें इसिनोफिल्स का काम आता है। दे आर ओनली वीकली फेगोसाइटिक, इन्वॉल्व्ड मोर सो इन द ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स टू लार्ज फॉर फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो जो खा जाती हैं
जो हार्म करने वाले पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, उनको जो खाने की प्रोसेस है उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो जो पार्टिकल्स जो हार्म करने वाली चीज़ें फेगोसाइटोसिस के लिए बहुत बड़ी हैं, उन पर काम करता है इसिनोफिल्स। दे सर्कुलेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स एंड स्पेंड अ फ्यू डेज इन द टिश्यू। इनका जो लाइफ स्पैन है वो सर्कुलेशन में 10 घंटे तक का है और उसके बाद ये कुछ दिनों तक हमारे टिश्यूज़ में रहते हैं और फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके बाद है बेसोफिल्स, स्मॉलेस्ट ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स। सबसे छोटा जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है वो होता है बेसोफिल। दे आर स्मॉलर इन नंबर, ये संख्या में कम होते हैं, मात्र 0.5 से 1% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स बेसोफिल्स होते हैं। दे आर डिस्टिंग्विशेबल बाय द लार्ज क्लियरली विजिबल ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। देयर न्यूक्लियस इज इर्रेगुलर शेप्ड and sometimes bilobed but is often obscured by the granules. The granules are membrane-bound vesicles containing a wide variety of inflammatory agents. These vesicles herniate, dumping their contents and triggering immediate allergic hypersensitivity such as seen in the reactions like hay fever. और ये जो बेसोफिल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी भी कर सकते हैं किसी किसी में, जैसे कि हे फीवर के केस में देखने को मिलती है। डंपिंग ऑफ दीज एजेंट्स ऑल्सो ट्रिगर्स द माइग्रेशन ऑफ अदर ग्रेनुलोसाइट्स टू द एरिया। जहाँ पर भी बेसोफिल्स की मात्रा बढ़ेगी वहाँ पर दूसरे जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगेगी। इसके बाद है अग्रेनुलोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स फॉल इन दिस कैटेगरी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। दे आर ऑल्सो रिफर टू एज मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, रिफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन रिलेशन टू द फिजिकल साइज के मामले में। दे अकाउंट फॉर 2 to 8% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। दे टिपिकली हैव लार्ज यूनिलोब्ड न्यूक्लियाई विद अ कैरेक्टरिस्टिक इंडेंटेशन ऑन वन साइड। मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल्स, यानी कि ये खा जाते हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को। सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स ट्रांजिशन इनटू द मैक्रोफेजेस व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ द टिश्यूज। इसके बाद लिम्फोसाइट्स, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स हैं, अकाउंटिंग फॉर 20 to 30%। दे आर द ओनली वाइट ब्लड सेल दैट कैन री एंटर सर्कुलेशन हैविंग माइग्रेटेड टू द टिश्यूज। ये एकमात्र ऐसा वाइट ब्लड सेल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में बार बार फ्लो हो सकता है, टिश्यूज में जाने के बाद वापस से सर्कुलेशन सिस्टम में आ सकता है, बार बार सर्कुलेशन होता रहता है इसका। दे आर वेरिएबल इन साइज एंड लाइफ स्पान। इनका जो साइज और लाइफ स्पान है ये अलग अलग हो सकता है। कुछ जो है ये सिर्फ कुछ दिन तक जीते हैं, अदर आर लॉन्ग लिव्ड एंड आर इन्वॉल्व इन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक मेमोरी होती है उसमें लिम्फोसाइट्स का काम होता है। लिम्फोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू फॉरेन मॉलिक्यूल्स। किसी खास तरह के फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में, कोई बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, पैथोजन, कुछ भी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने का काम है वो बी लिम्फोसाइट्स करती हैं। दे ऑल्सो स्टिमुलेट अदर नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स टू फेगोसाइटोस, यानी कि ये दूसरे जो नॉन लिम्फोटिक ल्यूकोसाइट्स हैं उनको फेगोसाइटोसिस करने के लिए भी स्टिमुलेट करती हैं। B lymphocytes are involved in adaptive immunity and produce memory B cells which remain in the body and are activated in response to a specific antigen। यानी किसी नए माहौल में जाने पर बॉडी को जो इम्यूनिटी के लिए जो एडेप्टेशन करने होते हैं उसमें B lymphocytes का रोल होता है, क्योंकि ये इम्यूनो जो मेमोरी होती है वो बनाने का काम करते हैं, ताकि भविष्य में जाकर अगर वही सेम हार्म करने वाला पार्टिकल वापस आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी है वो फिर से वही पुराने एंटीजेंस बनाएगी जिससे पिछली बार उसको हराया गया था। T lymphocytes डेवलप एंड मैच्योर इन द थाइमस, ये डेवलप और मैच्योर किए जाते हैं थाइमस में। देन माइग्रेट टू एंड स्टोर इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दे आर इन्वॉल्व इन द ऑनगोइंग इम्यूनिटी ऑफ द सेल विद देयर फंक्शंस नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन द रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। T cells are produced and mature in thymus gland. T lymphocytes are divided into 3 subgroups. T lymphocytes जो हैं ये 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि डायरेक्टली टारगेट करते हैं इन्फेक्टेड सेल को। इसके बाद है हेल्पर टी सेल जो कि डायरेक्ट करते हैं डिस्ट्रक्शन बाय रिक्रूटमेंट ऑफ अदर इम्यून सेल्स, जो कि दूसरे इम्यून सेल्स को रिक्रूट करते हैं ताकि इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म किया जा सके। इसके बाद है रेगुलेटरी टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द टॉलरेंस ऑफ सेल टू एन एंटीजन। किसी सेल का टॉलरेंस बढ़ जाए किसी एंटीजन के लिए, ये काम करते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स के 3 टाइप होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल। थ्रोम्बोसाइट्स को हम दूसरे नाम से प्लेटलेट नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स आर स्मॉल इरेगुलर शेप्ड सेल्स दैट लैक आर न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स एंड हैव हाईली एडेसिव प्रॉपर्टीज। प्लेटलेट्स आर हाईली इन्वॉल्व्ड इन हेमोस्टेसिस। दे आर एक्टिवेटेड इन द इवेंट ऑफ डैमेज टू अ ब्लड वेसल्स। ये तब एक्टिवेट किए जाते हैं जब किसी ब्लड वेसल्स को डैमेज हो जाता है। दे एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी, ये इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे होते हैं और प्लग कर देते हैं घाव को। फॉलोइंग अधेरेंस टू द साइट ऑफ इंजरी, प्लेटलेट्स एंड द सराउंडिंग टिश्यूज रिलीज फैक्टर्स दैट ट्रिगर अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्लॉट इज फॉर्म्ड टू क्लोज द वाउंड। जहाँ पर घाव होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं और वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं और प्लेटलेट्स जो हैं वो मिलकर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिलीज करते हैं जिससे वहाँ पर क्लॉट फॉर्म हो जाता है। क्लॉट इज देन रिट्रैक्टेड
एंड द एजेस ऑफ द वाउंड आर पुल्ड टुगेदर टू क्लोज इट एंड रिपेयर द वेसल्स। क्लॉट बनने के बाद जो घाव के किनारे होते हैं, जो एजेस होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि जो क्लॉट है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, जो घाव है वो बंद हो जाए। प्लेटलेट्स सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 days बिफोर दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय मैक्रोफेजेस। प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान है वो हमारे ब्लड में 10 दिनों तक का होता है, इसके बाद इनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा। स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो आर कॉल्ड हेमोसाइटोब्लास्ट। आप ये हमारे ब्लड में जो जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम देख पा रहे हैं पिक्चर में। जो लेफ्ट हैंड साइड में टेस्ट ट्यूब, इसमें आप देख सकते हैं हमारे ब्लड, अगर हम उसको सेपरेट कर दें उसके कंपोनेंट्स में, तो एराइथ्रोसाइट्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होंगे, वो टोटल ब्लड का 45% बनाते हैं। इसके बाद एक बफी कोट आएगा जिसमें ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होंगे, ये सब मिलकर हमारे टोटल ब्लड का 1% से भी कम पार्ट बनाते हैं। इसके बाद जो ऊपर पार्ट है येलो कलर का, वो है प्लाज्मा का पार्ट, जो कि हमारे टोटल ब्लड का 55% तक हिस्सा बनाता है। इसके बाद अलग अलग टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में, वो हम देख पा रहे हैं राइट साइड की पिक्चर में, जिसमें प्लेटलेट्स जो हैं इनका इरेगुलर शेप है, थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स हैं एराइथ्रोसाइट्स, ये बाइकॉन्केव शेप की हैं। वाइट ब्लड सेल्स में अलग अलग टाइप्स हैं, एजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो इस तरह की जो सेल्स हैं वो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। इसके बाद है ब्लड ग्रुपिंग। एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एराइथ्रोसाइट्स। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके सरफेस पे पाया जाता है एंटीजन, एंड कैन रिएक्ट विद एंटीबॉडीज कॉजिंग एग्लूटिनेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, जो कि एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। और यही बेसिस के तौर पे हमारे जो ब्लड हैं उनको कैटेगराइज किया गया ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। इंडिविजुअल्स इनहेरिट 2 एलील्स, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से एक एक अलील जो है वो इनहेरिट करता है। दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप, जो कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के लिए कोड करता है। स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स हैव एंटीबॉडीज दैट आर सेंसिटिव टू द एलील्स एब्सेंट फ्रॉम देयर एराइथ्रोसाइट्स। जो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स हैं ये सेंसिटिव होते हैं, इनमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उन एलील्स पे अटैक कर देंगी जो इनमें नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड ग्रुप ए विल कैरी द एंटीजन ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो है वो ए वाला पाया जाएगा। एंड द एंटी बी बॉडीज, क्योंकि इसमें एंटीजन ए वाला है तो ये बी वाली जो एंटीजन है उनको दुश्मन के तौर पर देखेगा और ये अपने अंदर एंटीबॉडीज बना लेगा एंटी बी ब्लड ग्रुप वाली। तो जैसे ही ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड इसके पास आएगा तो इसका ब्लड में जो मौजूद हैं एंटीबॉडीज वो अटैक कर देंगी बी वाले ब्लड ग्रुप पर। तो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे का खून नहीं ले सकता। जैसे कि अलील जो हैं वो ए होते हैं तो ब्लड ग्रुप जो रिजल्ट निकल कर आता है वो होता है ब्लड ग्रुप ए। अलील अगर बी है तो ब्लड ग्रुप रिजल्ट निकल कर आता है बी। अगर अलील ओ है तो ब्लड ग्रुप निकल कर आता है ओ। अगर अलील जो है वो ए बी मिला है पेरेंट से तो रिजल्ट निकल कर आएगा ब्लड ग्रुप ए बी। अगर अलील जो है पेरेंट से मिला है ए और 0 तो या ए या ओ बोले से तो ब्लड ग्रुप जो निकल कर आएगा वो होगा ए। अगर अलील मिला है पेरेंट से बी एंड ओ तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होगा ब्लड ग्रुप बी। तो इस तरह से माँ बाप से जो अलील मिलते हैं उसके बेसिस पर बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। रेड ब्लड सेल टाइप जो ब्लड ग्रुप ए में मिलता है वो होता है ए, बी में रेड ब्लड सेल टाइप मिलेगा बी, ग्रुप ए बी में मिलेगा RBC AB और ग्रुप ओ में मिलेगा RBC O। जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो होंगी एंटी बी वाली, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन है वो कौन सा होता है ए एंटीजन। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होता है बी एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन होता है ए और बी दोनों वाले एंटीजन। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जो एंटीजन ब्लड ग्रुप में है वो ब्लड ग्रुप के लिए फेमिलियर है, ब्लड ग्रुप उसको पहचानता है और उसके अलावा जो भी एंटीजन होंगे उनको वो दुश्मन के तौर पे देखेगा और उन पर एंटीबॉडीज बना के अटैक कर देगा। तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे के खून में एंटीजन कौन से हैं ए वाले। जैसे ही उसको ब्लड ग्रुप बी वाला बंदा जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन है बी वाले वो खून देगा तो ब्लड ग्रुप ए जिसका है उसके खून में जो मेमोरी है उसके लिए तो जो ए एंटीजन है वो फेमिलियर है और उसके अलावा जो भी एंटीजन आएंगे वो सब दुश्मन हैं। तो जैसे ही ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे की बॉडी में दिया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे की जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगी, क्योंकि उसके लिए एंटीजन बी दुश्मन है, वो उसको नहीं पहचानता। तो इसलिए वो एंटीबॉडीज़ बी बनाएगा और फिर ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ब्लड का देना और लेना बहुत ही केयरफुल एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो एंटीजन जिसके ब्लड ग्रुप में होता है वो केवल वही वाला ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे के ब्लड में एंटीजन ए है तो वो खाली ए वाला ही ब्लड एक्सेप्ट कर पाएगा। बी वाले के में बी एंटीजन है तो वो खाली बी वाला एक्सेप्ट कर पाएगा। ग्रुप ए बी वाले बंदे के ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो वो ए और बी किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले बंदे के ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वो ओ वाले से ही उसके जैसे वालों से ही ब्लड ले सकता है। वहीं पर जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको खून दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ ए भी हैं एंटीबॉडीज़ बी भी हैं। वहीं पर जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये किसी को भी खून दे नहीं सकता। हैंस हम बोल सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो ओ वाला है ये सबको दे तो सकता है पर ले नहीं सकता, और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है ये सबसे ले सकता है पर दे नहीं सकता।
इसके बाद हाउ ब्लड सेल्स आर मेड, हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स बनती कैसे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स इन आर बॉडी इज कॉल्ड हीमोटोपोइसिस। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, हमारे शरीर में बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनाई जाती हैं। दैट्स अ स्पॉन्जी टिश्यू लोकेटेड इनसाइड सम बोन्स, ये कुछ बोन्स के अंदर पाया जाता है बोन मैरो, जहाँ पर जो ब्लड सेल्स हैं वो बनाई जाती हैं। इट कंटेन्स यंग पेरेंट सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जो कि पेरेंट सेल होती हैं। दीज ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स कैन ग्रो इनटू ऑल 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये स्टेम सेल्स जो हैं इनमें पोटेंशियल होता है कि ये कोई भी 3 तरह की ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, चाहे तो रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, चाहे व्हाइट ब्लड सेल में, चाहे प्लेटलेट्स में। दीज ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस मैच्योर ब्लड सेल्स, ये स्टेम सेल्स अपनी खुद की कॉपीज बनाती हैं और साथ ही साथ मैच्योर ब्लड सेल्स भी बनाती हैं। व्हेन ब्लड सेल्स आर फुली मैच्योर एंड फंक्शनल दे लीव द बोन मैरो एंड एंटर द ब्लड, जब ब्लड सेल्स बनकर पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं तो वो बोन मैरो को छोड़कर ब्लड जो सर्कुलेशन है उसमें आ जाती हैं। हेल्थी पीपल हैव इनफ स्टेम सेल्स टू कीप मेकिंग ऑल द ब्लड सेल्स दे नीड एवरी डे, हेल्थी लोगों में इनफ स्टेम सेल्स होती हैं कि वो इतना ब्लड सेल्स बना पाएं कि उनकी बॉडी की जितनी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। इन अ हेल्थी एडल्ट पर्सन अप्रॉक्सिमेटली 10 to the power 11 to 10 to the power 12 न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेडी स्टेट लेवल्स इन द पेरिफेरल सर्कुलर सिस्टम। आप फिगर में देख पा रहे होंगे रेड बोन मैरो जो है हमारे जैसी फीमर हो गई हड्डी, इसके अंदर में यहाँ पर हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स मौजूद होती हैं जिनको HSCs बोलते हैं। इनमें पोटेंशियल होता है कि ये चाहे कन्वर्ट हो सकती हैं रेड ब्लड सेल्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में या प्लेटलेट्स में, ये तीनों तरह की ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। कौन? स्टेम सेल्स, हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स। आप फिगर में देख पा रहे होंगे मल्टी पोटेंशियल हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स सबसे पहले होती हैं जिन्हें हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। फिर ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बनती हैं या फिर कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनती हैं। जो सेल्स कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बनी वो मेगा कैरियोसाइट बन सकती हैं, एराइथ्रोसाइट बन सकती हैं, मास्ट सेल्स बन सकती हैं या माइलोब्लास्ट बन सकती हैं। जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनी वो नेचुरल किलर सेल में बदल सकती हैं या फिर स्मॉल लिम्फोसाइट्स में बदल सकती हैं। फिर उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स में बदल सकते हैं। माइलोब्लास्ट जो हैं वो बेसोफिल्स में बदल सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स में बदल सकते हैं, एसिनोफिल्स में बदल सकते हैं, मोनोसाइट्स में बदल सकते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं ये आगे जाकर मैक्रोफेज में बदल जाएंगे। स्मॉल लिम्फोसाइट्स जो हैं ये टी लिम्फोसाइट्स में या बी लिम्फोसाइट्स में बदल सकते हैं और बी लिम्फोसाइट्स आगे जाकर प्लाज्मा सेल में बदल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स जो हैं ये बनती हैं। सो यहाँ हमने कवर किया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने उसके बारे में सब कुछ जाना, सारे उसके पार्ट्स जाने एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।